हाँ बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो, आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इंश्योरेंस क्लेम। और इंश्योरेंस क्लेम आपका टॉपिक इन्वेंट्री से रिलेटेड ही है। सर कैसे है वो हम जैसे जैसे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इंश्योरेंस क्लेम में इन्वेंट्री का बहुत बड़ा रोल है। दैट इज वाई हमने पहले इन्वेंट्री किया, देन हम इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं बच्चों। इंश्योरेंस क्लेम जो चैप्टर है वो दो चीजों के ऊपर बात करता है। चैप्टर हमारा क्या है? इंश्योरेंस क्लेम है। और ये किन चीजों के ऊपर बात करता है ये देखते हैं। चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम दो चीजों के बारे में बात करता है, लॉस ऑफ स्टॉक और दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट। दो चीजों के बारे में बात करेगा। पहला टॉपिक हम उठाएंगे लॉस ऑफ स्टॉक। सर हमने लॉस ऑफ स्टॉक टॉपिक उठाया, अब हम लॉस ऑफ स्टॉक टॉपिक उठा रहे हैं। उससे पहले हम इंश्योरेंस की कुछ चीजें जान लेते हैं कि इंश्योरेंस में होता क्या है। देखो, किसी भी चीज का हम इंश्योरेंस करा सकते हैं, लाइक हम लाइफ का कराते हैं, हम मोटर व्हीकल का कराते हैं, हम हमारे स्टॉक का कराते हैं, हम हमारे फिक्स असेट का कराते हैं। हम हर एक चीज का इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, हर एक चीज का इंश्योरेंस होता है। तो इन बिजनेस दो टाइप के इंश्योरेंस आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। क्या क्या होता है? एक तो होता है लॉस ऑफ स्टॉक और एक होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक में क्या होता है? देखो, किसी भी रीजन से कई बार स्टॉक में आग लग जाती है। किसी भी रीजन से, पहले नॉर्मली शॉर्ट सर्किट होते थे या कोई और रीजन हो गया जिसकी वजह से आपको आग लग गई है, तो वहां पे हमें लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ है और कितना इंश्योरेंस क्लेम सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, सामने वाले से मतलब है इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम एक्सेप्ट करेगी, वो हमें देखना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो आपको स्टॉक की कैलकुलेशन है। अगर मैं बताऊं, लॉस ऑफ स्टॉक के अंदर इंश्योरेंस क्लेम में पूरा की पूरा इन्वेंट्री घुसा हुआ है। मतलब आपको जहां भी क्वेश्चन मिलेगा वहां पे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री या वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आपको करना ही करना होगा। आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है या फिर जो स्टॉक डैमेज हुआ है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो लॉस ऑफ स्टॉक में मेजर जो चीज है वो आपका इन्वेंट्री वाला चैप्टर आएगा। दैट इज वाई हम इन्वेंट्री वाले चैप्टर को ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन बच्चों को इन्वेंट्री वाले चैप्टर में प्रॉब्लम रही होगी वो यहाँ सॉल्व हो जाएगी, यहाँ प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो हम उस तरीके से पढ़ेंगे कि आपने इन्वेंट्री पढ़ा हुआ नहीं है। अब देखो बेटा, क्या होता है नॉर्मली, एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे। जैसे ये हमारा ईयर है। लाइन सीधी नहीं है, इसको लाइन सीधी कर लेते हैं। ये ईयर है, चलो चलने देते हैं। हमारा ईयर है फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2021। आपको ये इसकी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होती है कि ये हमारा ईयर है। अब इससे नेक्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन भी आपको दी होती है, लेकिन जैसे सपोज यहाँ पे इस पॉइंट पे लाइक 1 जुलाई 2021 को यहाँ पे फायर ब्रोकआउट, यहाँ पे आग लग गई, इस पॉइंट पे आग लगी है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि इस पॉइंट पे कितना स्टॉक था, कितना स्टॉक आपका जला है, वो निकालना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हर एक क्वेश्चन में आपको लॉस ऑफ स्टॉक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होगा वो होगा कि इस पॉइंट पे कितना स्टॉक था, कितना स्टॉक आपका जला है, उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको लॉस ऑफ स्टॉक के मिलेंगे उसमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आएगा ही आएगा। अब मुद्दा यह है कि हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है जिससे हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लें कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है या स्टॉक डैमेज कितना है उस पर्टिकुलर डे पे जिस दिन आग लगी है। तो हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी। मतलब मेजर प्रॉब्लम लॉस ऑफ स्टॉक की यही है कि भैया किस तरीके से आप स्टॉक की वैल्यू निकाल रहे हो। अब देखो, दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे आपके जो एग्जाम में आ सकता है। पहला है लॉस ऑफ स्टॉक और दूसरा है लॉस ऑफ प्रॉफिट। मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, ये यूनिट नंबर 5 के अंदर है। यूनिट नंबर 5 के अंदर आपका एक तो आता है इंश्योरेंस क्लेम, एक आएगा आपका इन्वेंट्रीज, एक आएगा हायर परचेज। 3 चैप्टर है, उसमें से एक हम कर चुके हैं, दूसरा चैप्टर हम यहाँ कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यही आती है कि सर 1 जुलाई का हम लोगों को स्टॉक निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखो भाई, स्टॉक निकालने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाओगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में वही प्रॉब्लम वापस से आपके पास आने वाली है कि सर ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट तो हमें आता है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हमें आता है कि कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, बट प्रॉब्लम ये आती है साहब
कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कुछ फिगर्स नहीं दिए होते हैं। देखो ट्रेडिंग अकाउंट है, बहुत बेसिक सा फॉर्मेट है, ओपनिंग स्टॉक चाहिए, परचेजेस चाहिए, आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए या ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से निकालते हैं तो सेल्स चाहिए और क्लोजिंग स्टॉक, ये सारे ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए। कोई एक आइटम नहीं दिया हुआ है, हम बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे, बट अगर दो आइटम नहीं दिए हुए हैं तो बैलेंसिंग फिगर से निकालना मुश्किल होता है, और उस केस में हम क्या करेंगे, हम कोई और ऑप्शन तलाशेंगे जिससे हम उस क्वेश्चन तक पहुंच सके। देखो अभी तक आपने ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया है? सर ट्रेडिंग अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट आप बना चुके हो किस तरीके से? सबसे पहले यहां लिखते हो आप टू ओपनिंग स्टॉक, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। टू परचेजेस, परचेजेस नेट होती है बेटा, ये हमेशा ध्यान रखना, और इसका मैं एक नोट लिखवाऊंगा कि कैसे आप परचेजेस काउंट करोगे। फिर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके अंदर भी मैं एक नोट लिखवाऊंगा, नोट 1 नोट 2, किस तरीके से आप लिखोगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बेजेस वगैरह का कोई ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं आपको, वो हम देखेंगे। फिर हमारे पास इधर आती है सेल्स, तो सेल्स में भी कुछ एडजस्टमेंट हो सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। फिर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है बेटा, नॉर्मली क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है, और यहां पे हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है बैलेंसिंग फिगर से। ये हमेशा आपका बैलेंसिंग फिगर से आया है अभी तक, जितने भी आपने क्वेश्चंस किए होंगे, तो सर हमने 11th 12th में फाउंडेशन में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से आया है। अब दिक्कत ये होती है बेटा, अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक ही ना दे तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल पाओगे? क्या नहीं निकाल पाओगे, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके ऊपर आएंगे। मोटा मोटी ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट ये होता है, सब बच्चों को पता है, और नहीं भी पता है तो देख लो, ये ट्रेडिंग अकाउंट का आपका फॉर्मेट है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है हमारे पास कि इस पॉइंट पे जो आग लगी है, उस आग पे कितना स्टॉक नष्ट हुआ है, कितना स्टॉक डैमेज हुआ है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो। यही हमारा मुद्दा रहेगा, जो भी लॉस ऑफ स्टॉक है उसमें सब में यही मुद्दा रहेगा कि इस पॉइंट पे कितना लॉस डिस्ट्रॉय हुआ है ड्यू टू फायर, वो निकाल के बता दो। सर निकाल लेंगे हम कैसे? देखो बेटा, हमारे पास इस साल के फिगर्स नहीं होंगे, मतलब इस साल के डाटा नहीं होगा, ये पॉसिबल है, बट हमारे पास प्रीवियस ईयर का डाटा होगा ही होगा। अगर हमारे पास प्रीवियस ईयर का डाटा है तो हम प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट आराम से बना सकते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट आराम से बना सकते हैं तो कुछ बेसिक अजम्पशन हम लेके, अकाउंटिंग में बेटा अजम्पशन का बहुत खेल होता है, हम बेसिक अजम्पशन लेके या फिर आपको क्वेश्चन में अजम्पशन दी होगी उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? देखो बेटा, आपको आपको इस ईयर का पूरा डेटा दिया होगा, इस ईयर का आपको पूरा डेटा दिया होगा, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। और अगर हमारे पास इस साल का ट्रेडिंग अकाउंट मतलब प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बन गया है तो इससे हमें क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। सर ग्रॉस प्रॉफिट से हमें क्या लेना देना? जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया है उस ग्रॉस प्रॉफिट से हमें क्या लेना देना? बेटा बहुत कुछ है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ गया है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ गया है तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी। क्यों सर? अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे ये ट्रेडिंग अकाउंट है, सपोज हम ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, कौन सा बना रहे हैं हम, 1 अप्रैल 20 टू 31 मार्च 2021 का, तो हम लिखते हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट है 31 मार्च 2021 का। तो यहाँ पे जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं इससे ग्रॉस प्रॉफिट की, ग्रॉस प्रॉफिट की क्या निकाल सकते हैं बेटा, रेट निकाल सकते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कैसे आती है वो देख लो। सर ग्रॉस प्रॉफिट की रेट आती है, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर दो सेल्स या टर्नओवर, बात एक ही है। आप किससे डिवाइड करोगे, सेल्स या टर्नओवर से, तो हम डिवाइड कर देंगे सेल्स से और मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे हमारी ग्रॉस प्रॉफिट की रेट आ गई। ग्रॉस प्रॉफिट की रेट निकालना बहुत आसान है। हाँ इसमें भी कुछ चीजें आपको दी होगी तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन होगा, जहां पे ये नॉर्मल वाला क्वेश्चन होगा जिसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट की रेट निकालना दिया होगा। एबनॉर्मल सिचुएशन क्या होगी उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे आगे वाले पॉइंट पे। बट अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट की रेट आ गई, अब एक चीज बताओ, अगर आपको किसी क्वेश्चन में क्या नहीं दिया है, मैं एक जस्ट बता रहा हूं आपको,
कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक निकालो। तो मेरे भाइयों ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पे हमने लिखा क्या, बाय सेल्स, आपने यहाँ पे सेल्स लिख दिया। यहाँ क्या लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, सेल्स हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने लिख दिया। अब यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकल सकता है, निकल सकता है नहीं सर, निकल जाएगा। कैसे, हम क्या करेंगे, जो हमारी सेल्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जीपी रेट से जो हमने ऊपर निकाली थी, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमारे पास एक ही चीज बची क्या सर, क्लोजिंग स्टॉक। क्या बचा हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक बचा। और वो क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर से। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाल रहे थे, बैलेंसिंग फिगर से। लेकिन अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, तो ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से निकल नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को निकालेंगे, जो परसेंटेज होगी उससे। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कैसे आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से। एक टाइप के क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिलेंगे। तो ये जो स्टॉक आया इसको बोलते हैं, इस स्टॉक को बोलेंगे हम क्या, इस स्टॉक को बोलेंगे हम क्या, स्टॉक डैमेज बाय फायर। इसको बोलेंगे हम स्टॉक डैमेज्ड बाय फायर। इसको बोलेंगे हम स्टॉक डैमेज्ड बाय फायर। आग से कितना स्टॉक नष्ट हुआ है, ये हमारे पास आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट से और बैलेंसिंग फिगर से। ये नॉर्मल क्वेश्चन आपको दिया हो सकता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, सर हमसे बीकॉम में क्या इतना आसान क्वेश्चन पूछ लेंगे क्या, वो नहीं बेटा, इतना आसान नहीं पूछेंगे, वो कुछ एडजस्टमेंट देंगे। अब एक चीज बताना बेटा, हमने इन्वेंटरीज में भी सीखा है यार, बेसिक सा है कि हमारा जो स्टॉक होता है उसमें दो तरह के स्टॉक हो सकते हैं, मतलब दो टाइप का गुड्स उसमें हो सकता है। एक नॉर्मल गुड्स हो सकता है, एक एबनॉर्मल गुड्स हो सकता है। सर नॉर्मल गुड्स एबनॉर्मल गुड्स से मतलब क्या है आपका, देखो नॉर्मल गुड्स होगा जो हमारा रेगुलरली चल रहा है, जो आप जैसे 5,000 में खरीदा 7,000 में 8,000 में आराम से बेच सकते हो, जो नॉर्मली चल रहा है। बट एबनॉर्मल गुड्स कौन सा होगा, या फिर उसको बोलते हैं स्लो मूविंग गुड्स। क्या बोलेंगे, स्लो मूविंग गुड्स बोलेंगे, या ऐसा बोलेंगे आउट ऑफ फैशन गुड्स है। ऐसा गुड्स हो सकता है, ऐसा गुड्स हो सकता है जिसकी प्राइस हमें जितने में हमने खरीदा है उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। मतलब जैसे कॉस्ट उसकी 10,000 रुपए, तो एनआरबी उसकी 7,000 आ रही है, 8,000 आ रही है, मतलब कॉस्ट से भी कम पे बिकेगा। ऐसा गुड्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। तो उस केस में देखो, आपके पास गुड्स दो टाइप का रखा हुआ है, आपके गोडाउन में गुड्स दो टाइप का रखा हुआ है। अब आपसे पूछा जाए कि भैया ग्रॉस प्रॉफिट की रेट है ना 20% है, क्या आप उन दोनों गुड्स के ऊपर एक यूनिफॉर्म रेट लगा दोगे क्या 20%? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जो नॉर्मल गुड्स है उसके ऊपर आप नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। एबनॉर्मल गुड्स के ऊपर तो हम बोलेंगे भैया लागत वसूल हो जाए इसकी, हमसे जितना पैसा लगाया ना वो मिल जाए, गंगा नहा जाएंगे हम। तो ये एक बस बेसिक सी चीज है कि आपको क्या करना है सॉरी, आपको क्या करना है, नॉर्मल गुड्स के ऊपर, नॉर्मल सेल के ऊपर, नॉर्मल गुड्स के ऊपर ही आपको ग्रॉस प्रॉफिट की रेट लगानी है। तो एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा आ गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा आएगा, टाइप 2 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा, इन्वेंट्री भी यहां रिवाइज हो रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि टाइप 1 क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप का हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं हम लोग, ये टाइप 1 क्वेश्चन है। टाइप 2 क्वेश्चन है, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाओगे, डेफिनेटली ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। जो पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा वो तो ऐसे ही बनेगा, पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, उसमें एक एडजस्टमेंट हो सकता है जिसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे अभी। बट दूसरा जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा जिससे अंदर आप क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक डैमेज्ड बाय फायर निकालते हो, वो चेंज हो जाएगा, उसके कॉलम बढ़ जाएंगे, वहां पे नॉर्मल का, एबनॉर्मल का, टोटल का कॉलम बनेगा। तो वो कैसे बनेगा वो हम देखते हैं, एक बार प्लीज ध्यान से सुनना। एक और चीज, हमें क्या निकालना है, इंश्योरेंस क्लेम निकालना है। भाई एक बार क्वेश्चन पे जाएंगे उससे पहले एक चीज सोचो, हमें निकालना क्या है, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम किस चीज का ले रहे हैं, जितना स्टॉक डैमेज हुआ है ड्यू टू फायर। अब एक चीज बताओ, स्टॉक डैमेज हुआ है उसमें आपका एक नॉर्मल स्टॉक भी है, एबनॉर्मल भी है। आग लगी, गोडाउन में आग लगी, तो नॉर्मल गुड्स भी रखा हुआ है, एबनॉर्मल गुड्स भी रखा हुआ है। अब एक चीज बताओ, जो आग लगेगी मतलब आग लगेगी कोई गाना है कुछ ऐसा नहीं, आग लगेगी स्टॉक के अंदर या गोडाउन के अंदर, तब क्या होगा, तब क्या होगा, ऐसा होगा कि नॉर्मल गुड्स को आग जला देगी, एबनॉर्मल को नहीं जलाएगी। वो कुछ नहीं देखेगी, वो नॉर्मल को भी जलाएगी, एबनॉर्मल को भी जलाएगी। दूसरी चीज, जो इंश्योरेंस होता है बेटा, वो नॉर्मल गुड्स का भी होता है और एबनॉर्मल का भी होता है।
ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे भाई हमारा तो देखो नॉर्मल गुड्स इतना है, एबनॉर्मल, वो हम हमारी कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं, वो हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि हमने नॉर्मल को अलग कर रखा है, एबनॉर्मल को अलग कर रखा है, ड्यू टू सम कॉन्सेप्ट्स हमने उसको अलग कर रखा है। वो हमारी हेडेक है। इंश्योरेंस कंपनी नॉर्मल एबनॉर्मल को एक तरीके से देखती है, तो हमें ये निकालना है कि हमारे पास गुड्स कितना है इन टोटल, चाहे वो नॉर्मल है चाहे एबनॉर्मल है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज, इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है उसकी कॉस्ट जाननी होती है, उसकी सेल्स वैल्यू कभी भी नहीं जाननी होती है। तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके पास वो देख लो। ये यहां पे हम थे, और टाइप 2 क्वेश्चन कैसे होंगे प्लीज ध्यान से देखना। टाइप 2 क्वेश्चन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको समझा देता हूं। वो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, देखो हमने ये सीखा है कि स्टॉक को कॉस्ट और एनआरबी विच एवर्स लोअर पे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट और एनआरबी उसके जो भी लोअर होगा उस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। सर आप तो हमको ना इन्वेंट्री पढ़ा रहे हो। बेटा इन्वेंट्री इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि पूरा इन्वेंट्री निकालना है, स्टॉक का लॉस कितना हुआ वो कहां से आएगा, इन्वेंट्री से आएगा, तो इन्वेंट्री निकालना पड़ेगा विच एवर इज लोअर। अब होता क्या है, सपोज हमारे पास स्टॉक है, प्लीज इसको ध्यान से सुन लेना, ये दोनों जगह काम आएगा और बहुत सारी जगह काम आएगा। इवन आप लोग इंटर में पढ़ोगे तो भी काम आएगा, सीए फाउंडेशन में भी आपने पढ़ा होगा, जहां भी पढ़ा होगा सब जगह काम आएगा। और ये कॉन्सेप्ट जब तक आपको नहीं आएगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये गारंटेड है। सुनो ध्यान से, मेरे पास टोटल स्टॉक था 1,50,000 का। मैं बात कर रहा हूं टोटल स्टॉक कितने का था, 1,50,000 का। उसमें से कुछ स्टॉक मेरे पास नॉर्मल स्टॉक है, कुछ मेरे पास एबनॉर्मल स्टॉक है, या फिर इसको मैं बोल देता हूं कि ये स्लो मूविंग स्टॉक है। क्या है बेटा, ये स्लो मूविंग स्टॉक है, मतलब जो अब बिकने में समस्या पैदा करेगा। ठीक है, मेरे पास दो टाइप के स्टॉक है, नॉर्मल है और एबनॉर्मल है। अब इसमें क्या होगा, मैंने बोला कि नॉर्मल स्टॉक है, उसकी कॉस्ट, दोनों की कॉस्ट दी हुई है हमें और दोनों की एनआरबी दी हुई है। दोनों की कॉस्ट भी दी हुई है, दोनों की एनआरबी दी हुई है। इसकी कॉस्ट दी हुई है मुझे 1,10,000 रुपए, 1,10,000, और इसकी कॉस्ट दी हुई है 40,000 रुपीज। रुपीज में बताइए, है ना। अब इसकी एनआरबी दी हुई है मुझे 1,40,000 रुपए, और इसकी एनआरबी दी हुई है मुझे 32,000 रुपीज। लॉजिकली सोचना, आपने पढ़ा हुआ है फिर भी एक बार देखना। अब मैं इसको जब रिकॉर्ड करूंगा तो मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा, आप बोलोगे सर विच एवर इज लोअर। विच एवर इज लोअर कितना आएगा एक बार देख लेते हैं। अरे क्या हुआ भाई, विच एवर इज लोअर कैसे आएगा एक बार देख लेते हैं। इसका तो आ गया 1,10,000 और इसका आ गया 32,000। तो आपने कितने पे रिकॉर्ड किया होगा, इसको प्लस कर देते हैं, कितने पे रिकॉर्ड किया होगा, 1,42,000। 1,42,000 में आपने रिकॉर्ड किया होगा, और इस 1,42,000 को हम क्या बोलेंगे, 1,42,000 को क्या बोलेंगे, ये हमारी बुक वैल्यू हो गई स्टॉक की। क्या हो गई, बुक वैल्यू हो गई स्टॉक की, ये बुक वैल्यू स्टॉक की हो गई। अब एक चीज बताना बेटा, ये अगर हमारी बुक वैल्यू हो गई तो हमारी कॉस्ट कितनी है, अगर नॉर्मली देखूं तो कॉस्ट आएगी हमारी 1,50,000 रुपए कॉस्ट है। अब हमने क्या किया है बेटा, हमने ये किया है कि हमने हमारी जो बैलेंस शीट होगी या ट्रेडिंग अकाउंट होगा प्रीवियस ईयर का, उस ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा अमाउंट लिखा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने बुक वैल्यू लिखी होगी। जो बुक्स में वैल्यू होती है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। तो हमने रिकॉर्ड कितने पे कर रखा होगा, हमने रिकॉर्ड कर रखा होगा 1,42,000 पे गुड्स। हमने रिकॉर्ड कर रखा होगा 1,42,000 पे गुड्स को। अब मुद्दा ये आता है मुद्दा ये आता है कि इसको किस लैंग्वेज में दिया होगा आपको, और आपको कैसे समझना है कि ये एबनॉर्मल गुड्स है। तो आपको दिया होगा कि एक स्टॉक है ना, जिसकी कॉस्ट कितनी है, एक स्टॉक है, स्टॉक ऐसे लिया होगा, ऐसे दिया होगा, स्टॉक इंक्लूडिंग 40,000 क्या है, कॉस्ट है, और रिटर्न ऑफ कितना कर रखा है आपने, रिटर्न ऑफ कर रखा है 8,000।
बेटा इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉक इंक्लूडिंग 40,000 कॉस्ट है ये हमारी, और उसमें से रिटर्न ऑफ कितना कर रखा है 8,000। दैट मींस आपने उसको वैल्यू कितने पे कर रखा है 32,000 पे। जितना रिटर्न ऑफ करने का मतलब है देखो बेटा, आप इसको यहां से पकड़ो, ये वाला पॉइंट, कॉस्ट कितनी है 40,000, एनआरबी कितनी है 32,000, आपने रिकॉर्ड कितने पे किया है इसको 32 पे रिकॉर्ड किया है। दैट मींस आपने राइट ऑफ कितना किया है, आपने राइट ऑफ किया है 8,000 रुपीज, आपने राइट ऑफ कितना किया है 8,000 रुपीज। आपको लैंग्वेज ऐसे देगा, स्टॉक जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक इंक्लूडिंग 40,000 कॉस्टिंग एंड रिटर्न ऑफ वैल्यू इज 8,000। तो अब मुद्दा ये आता है कि हम स्टॉक की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपको बुक्स में कितना दिया हुआ है 1,42,000 दिया हुआ है। तो जब आप क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे हो, मतलब जब भी टाइप 2 के क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, 42,000 में 8,000 को वापस से एड बैक करना पड़ेगा। रीजन क्या है सर, रीजन ये है क्योंकि हमने राइट ऑफ किया था, उसको वापस से लेके आओ। बिकॉज जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करेंगे या फिर इंश्योरेंस क्लेम के अंतर्गत स्टॉक डैमेज निकालेंगे, तो हमें राइट ऑफ वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि कॉस्ट कितनी है। ध्यान रखना, जब भी आप इंश्योरेंस क्लेम के क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप सिर्फ एक चीज पे फोकस करोगे, दैट इज कॉस्ट। तो हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है। ये पूरा पूरा आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो आपको इसके क्वेश्चंस में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है, चाहे आप इन्वेंट्री का क्वेश्चन कर लो, चाहे आप अपना इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन कर लो, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो हम देखते हैं। देखो अब क्या होगा, आपको लैंग्वेज दी होगी इस टाइप की कि स्टॉक है जो क्लोजिंग स्टॉक है इंक्लूडिंग 40,000 कॉस्टिंग रिटर्न ऑफ 8,000। तो हम क्या करेंगे, प्लीज ध्यान से सुनना। अब हम वापस से ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और ये होगा 31 मार्च 2021 से। ठीक है, तो यहां पे ओपनिंग स्टॉक आप नॉर्मल लिख दोगे, ओपनिंग स्टॉक आप एकदम नॉर्मल लिख दोगे, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया आपका। यहाँ पे आप टू परचेजेस भी नॉर्मल लिख दोगे, ये परचेजेस आपकी नॉर्मल हो गई। यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी आप क्या करोगे, नॉर्मल लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आप सेल्स को भी नॉर्मल लिख दोगे, ये सर सेल्स हमारी यहाँ आ गई है। देन हम यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब यहीं पे आप लोगों को थमना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि क्योंकि आप क्या करोगे, इस क्लोजिंग स्टॉक में कुछ एडजस्टमेंट करोगे। क्लोजिंग स्टॉक की बुक वैल्यू क्या है, इस इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग सर क्लोजिंग स्टॉक की बुक वैल्यू हमारे पास 1,42,000 होगी। बट क्या उसकी कॉस्ट कितनी है, सर कॉस्ट में से हमने 8,000 रुपए रिटर्न ऑफ कर रखा है, राइट ऑफ कर रखा है, उसको पीएनएल में माइनस कर रखा है, कुछ भी मान लो आप। तो इसको वापस से क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। कौन सी वैल्यू, जो आपने रिटर्न ऑफ कर रखी है 8,000। ये ध्यान रखना, ये 1,50,000 ही आएगा यहाँ पे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये आ गया, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा सर, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर से। अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो फिर वही हमारी प्रोसेस हो जाएगी। सर क्या प्रोसेस होगी, हम क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे आएगा, जीपी अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। और इससे हमारा क्वेश्चन आराम से यहां तक सॉल्व हो जाएगा। सर क्या आगे का क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, ना बाबा ना। आगे के क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आएगी वो भी देख लो आप। आगे का क्वेश्चन देखो, ये जो अकाउंट बना रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। और ये मैंने जो बनाया है ना, इसको मैं लिख देता हूं आपको कि ये ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, ये भाई साहब हमारा क्या है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है। कौन सा है ये, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है। तो नेक्स्ट भी हम जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। सर इसको मेमोरेंडम क्यों बोल रहे हैं ये भी तो बताओ हमको, नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं बोल रहे मेरे बच्चों। देखो मैंने बोला कि हमारे पास जो दे रखा है टाइम पीरियड, ये तो इसका तो पूरे साल का डेटा है हमारे पास, इस टाइम का तो हमारे पास पूरे साल का डेटा है, तो इसका तो ट्रेडिंग अकाउंट ही बनेगा नॉर्मल। बट जब आग लगी है, जब आग लगी है उस साल में, आप देखो हमको ट्रेडिंग अकाउंट कहां से कहां तक का बनाना है। हमें ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ और सिर्फ कहां से कहां तक, यहां से यहां तक का बनाना है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट तो बना ही नहीं सकते क्योंकि ईयर का नहीं बना रहे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट ना बना के एक फॉर्मेट में बनाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम जो शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के या शॉर्ट पीरियड के लिए हम जो
अकाउंट बनाएंगे उसे क्या बोलेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। और उस ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पज क्या है, उस ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पज ग्रॉस प्रॉफिट निकालना थोड़ी है। उस ट्रेडिंग अकाउंट का या मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पज हमारा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना, स्टॉक डैमेज बाय लॉस। तो हम स्टॉक डैमेज बाय लॉस कैसे निकलेगा एक बार ये देख लेते हैं। यहां पे क्या बनाएंगे, यहां पे तो हम बनाएंगे बेसिक ट्रेडिंग अकाउंट आपका, और यहां पे क्या बनाएंगे हम, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। यहां पे हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। चलो, टाइप 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। अब इसमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा उसके ऊपर मैं फोकस करने जा रहा हूं। प्लीज केयरफुली सुनना। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने कर लिया, देखो क्वेश्चन करेंगे तो ठीक है, बट ये कॉन्सेप्ट अगर आपने ठीक से कर लिया तो फिर आपके क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी नहीं। मतलब जितने भी लॉस ऑफ स्टॉक के क्वेश्चन है वो सारे आपके हो जाने हैं। देखो अब हम यह बना रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है भैया, क्या बना रहे हैं हम यहां, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है सर बनाओ। यहां पे हमें कॉलम करने पड़ेंगे 3। पहला बनाना पड़ेगा नॉर्मल का, फिर बनाना पड़ेगा एबनॉर्मल का, और फिर बनाना पड़ेगा टोटल का। इधर भी आ जाओ, ज्यादा बड़ी लाइन कर दी मैंने तो मैं इसको थोड़ी छोटी कर देता हूं। हाँ, ये हमारा नॉर्मल का है, ये हमारा एबनॉर्मल का है, ये हमारा टोटल का कॉलम है। प्लीज केयरफुली सुनना। आपको इन्फॉर्मेशन कैसे दी होगी, जैसे इसी क्वेश्चन को लेते हैं, इसी इलस्ट्रेशन को लेते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन कैसे दी होगी कि भैया आपका क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1,42,000। आपको ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक जो दिया होगा ऐसे दिया होगा, ओपनिंग स्टॉक कितना है भैया, ओपनिंग स्टॉक है 1,42,000। अगर आप इसको देखोगे, दिस इज बुक वैल्यू। क्या इसे बुक वैल्यू पे ही रहने देना है क्या, ना बाबा ना, इसको किस पे लेके आना है, कॉस्ट पे। तो कॉस्ट पे कैसे आएगा, हम यहां पे लिखेंगे इसको, देखो हमारा स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, लिखो एक बार, टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है सर, हमारा 1,42,000 का ओपनिंग स्टॉक है, और इसमें हम क्या करेंगे, 8,000 रुपए और ऐड कर देंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं इसको इनर कॉलम में लेता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 1,42,000 का तो हमारा बुक वैल्यू है स्टॉक की, कितना बेटा, 1,42,000 हमारी क्या है, बुक वैल्यू है स्टॉक की। 1,42,000 बुक वैल्यू है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इस बुक वैल्यू में क्या करेंगे हम, इस बुक वैल्यू में 8,000 रुपए को और ऐड कर देंगे। तो हम किस पे आ गए, कॉस्ट पे आ गए। 1,50,000 रुपए हमारी कॉस्ट हो गई। अब क्या होगा, एबनॉर्मल कितना था, 32,000 की बुक वैल्यू थी, 8,000 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो गया, और ये हो जाएगा 1,10,000। सर ऐसा क्यों किया हमने, अब तो बस मुझे ये बता दो कि हमने ऐसा क्यों किया। बहुत सिंपल सा रखना है इसको। हम लोग हमेशा कॉस्ट पे जाएंगे, हमेशा कॉस्ट पे जाएंगे, हमें उसकी बुक वैल्यू से मतलब नहीं है। अब देखना आप लोग, हमने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, नॉर्मल एबनॉर्मल लिख दिया। अब क्या होगा, एक और प्रॉब्लम आएगी, क्या आएगी, आपको ग्रॉस प्रॉफिट में क्या निकालनी है, सेल निकालनी है ना, सेल निकालनी है। वो कैसे होगी, यहां पे देखो, यहां पे मैं एक बार लिख रहा हूं, शायद सामने आ रहा हूँ लेकिन फिर भी देख लेना। यहां पे क्या करेंगे हम, टू परचेजेस लिखेंगे, ठीक है, नॉर्मली होगी परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी नॉर्मली होंगे, ठीक है। अब यहां पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो कैसे आएगा, प्लीज ध्यान से सुनना, हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो कैसे आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, लिख लेना इसको, मैं एक बार थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं इसको। तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो कैसे आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा आपका, जो भी नॉर्मल सेल्स है उससे मल्टीप्लाई करोगे आप जीपी रेशियो से, जीपी रेट से, इससे मल्टीप्लाई करोगे, जीपी रेट से मल्टीप्लाई करोगे जो भी आपकी नॉर्मल सेल है। सर इसका मतलब बता दो हमें, आपका जो भी जीपी रेट है वो मल्टीप्लाई होगा नॉर्मल सेल से। सर ये कुछ समझ में नहीं आया हमको। आपके पास स्टॉक कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। आपने नॉर्मल गुड्स और भी परचेज किया होगा। सर हम तो नॉर्मल क्या एबनॉर्मल गुड्स भी तो परचेज कर सकते हैं। मत्था मारा गया है तेरा, नॉर्मल ही परचेज करेगा, एबनॉर्मल नहीं करेगा। स्लो मूविंग गुड्स है, जो पहले का पड़ा हुआ है वही नहीं बिक रहा है, तो
अब वापस से हम ऐसा क्यों करेंगे कि जो गुड्स नहीं बिक रहा है उसी टाइप का और गुड्स लाके उसमें पटके। तो ध्यान रखना, जो परचेजेस होंगी, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, वो किसके ऊपर होंगे? सिर्फ नॉर्मल के ऊपर होंगे, एबनॉर्मल के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, एबनॉर्मल गुड्स के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं या जो भी गुड्स परचेज कर रहे हो वो नॉर्मली परचेज करेंगे। कई बच्चे मेरे से प्रीवियस बैच में पूछा, सर आप तो गलत कर रहे हो, हम परचेजेस एबनॉर्मल गुड्स की भी तो कर सकते हैं ना। क्यों करेगा भाई, क्यों करेगा? पागल थोड़ी हो गए जो हमने एबनॉर्मल गुड्स को परचेज करेंगे और पुराना है वही कॉस्ट से कम पे बिक रहा है तो इसको कैसे बेचेंगे? अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है, आपको सेल्स दी होगी, आपको क्या दी होगी? सेल्स दी होगी, वहां पे आपको केयरफुल रहना है। मतलब क्या, यहां पे आपको दी हुई है बाय सेल्स, तो यहां आपको अल्ट्रा केयरफुल रहना है। सर क्यों? यहां जो सेल्स दी होगी ना बच्चों, वो दी होगी टोटल सेल्स। यहां जो सेल्स दी होगी वो दी होगी आपको टोटल सेल्स दी होगी। अब टोटल सेल्स में से आपको निकालनी है नॉर्मल सेल कितनी है और एबनॉर्मल सेल कितनी है। सर क्यों निकाले हम? क्योंकि बेटा जो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दी होती है वो नॉर्मल के ऊपर ही एप्लीकेबल होगी, एबनॉर्मल पे नहीं होगी। अब नॉर्मल गुड्स है उसके ऊपर ही तो जीपी कमाओगे, एबनॉर्मल पे जब कॉस्ट वसूल हो जाए वही बहुत होता है। थोड़ा बहुत ऊपर आ सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ज्यादा भी आ सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट वो बहुत कम ऐसा होता है कि एबनॉर्मल गुड्स के ऊपर कॉस्ट से ऊपर हमें पैसा मिलता है, तो उस पर हमारी कॉस्ट रियलाइज नहीं हो रही तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट कहां से होगा। तो ध्यान रखना आप लोग, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट की रेट लगती है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे लगेगी? नॉर्मल वाले गुड्स पे लगेगी। तो आपको जैसे इसमें इसमें एक एग्जांपल एक ले लेते हैं हम लोग, कैसे कि भाई आपको क्या दिया हुआ है कि हमारी टोटल सेल्स दी हुई है, ऐसे दिया होगा, मैं थोड़ा सा बगल में लिख लेता हूं कि हमारी सेल्स दी होगी, सेल्स दी होगी टोटल, जो भी सेल्स दी होगी ना आपको इन्फॉर्मेशन वो टोटल होगी। ऐसे दिया हुआ है टोटल 5,50,000 रुपए की सेल है ठीक है। अब कैसा दिया होगा कि एक आइटम था, ओरिजिनल कॉस्ट उसकी थी 25,200, उसको सेल किया है हमने कितने पे? लॉस पे। और कितना लॉस है? 5,200। इस टाइप की लैंग्वेज आपको दी होगी कि हम हमारी जो सेल है ना टोटल वो कितनी है? 5,50,000 है, तो आप यहाँ पे 5,50,000 लिख दोगे। अब हमें सेल्स में से भी नॉर्मल एबनॉर्मल करना है। देखो दो ही जगह आपको नॉर्मल एबनॉर्मल करना है, अगर वहां पार पार ली तो क्वेश्चन हो गया आसान। कैसे? अब आपको सेल कितनी दी हुई है मुझे बताओ, टोटल सेल्स कितनी दी हुई है? सर टोटल सेल्स दी हुई है आपको 5,50,000। इसमें से आपके पास नॉर्मल सेल्स होगी और सर आपके पास एबनॉर्मल सेल्स होगी। अब एबनॉर्मल सेल्स कैसे निकाले सर, हमको समझ नहीं आ रहा। बेटा यहां दिया हुआ है ना कि कॉस्ट कितना था एक आइटम का, कॉस्ट कितनी थी? सर इसकी कॉस्ट थी हमारे पास 25,200, इसको लॉस पे बेचा है, लॉस पे। मतलब लॉस कितने का है? 5,200 का। मतलब हमने सेल कितने पे किया होगा इसे? सर हमने 20,000 रुपए पे सेल किया, सॉरी इसको यहाँ पे हमने सेल कितने पे किया होगा? हमने सेल किया होगा इसे 20,000 रुपए पे। तो हमारी पास सेल्स वैल्यू कितनी आ गई? 20,000। सेल्स वैल्यू कितनी आ गई सर? सेल्स वैल्यू आ गई हमारे पास 20,000। और यहाँ पे हम लिख देंगे बाय लॉस ऑन सेल। सर लॉस ऑन सेल कितना हो गया हमारे पास? 5,200। अब नॉर्मल सेल कितनी हो गई? देखो टोटल सेल कितनी थी हमारी? 5,50,000, उसमें से 20,000 माइनस कर दिया तो टोटल सेल्स कितनी आ गई? टोटल सेल्स सॉरी नॉर्मल सेल्स कितनी आ गई हमारे पास? टोटल में से एबनॉर्मल माइनस करो तो 5,30,000 इज नॉर्मल सेल। ये निकालना, दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका ये वाला पार्ट ओपनिंग स्टॉक निकालना और दूसरा आपको ये निकालना। जो मैंने समझाया इलस्ट्रेशन में आज इट इज आपको क्वेश्चन में आज इट इज लैंग्वेज में दिया होगा और कुछ नहीं होगा। आज इट इज लैंग्वेज में आपको दिया होगा कि भैया इतनी सेल थी, इसमें से हमने इतनी कॉस्ट थी, इतने का लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ये आपको आज इट इज दिया होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके क्लियर है बेटा यहां तक? अब बहुत आसान हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, जो भी जीपी निकालना है वो क्या करोगे? 530 मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट कर दोगे, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और यहाँ आपका बाय
क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा बैलेंसिंग फिगर से। प्लीज इस चीज को भी ध्यान से सुन लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लोजिंग स्टॉक सपोज एक इमेजिनरी फिगर ले लेते हैं कि 1,80,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक आया, तो क्या आपको सिर्फ नॉर्मल स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक देखना है? ना बाबा ना, आपको ओपनिंग स्टॉक, सॉरी जो एबनॉर्मल है उसका भी क्या देखना है, क्लोजिंग स्टॉक देखना है। तो 40,000 में से हम क्या करेंगे, 40,000 माइनस 25,200, ये आ गया आपका, सॉरी 40,000 माइनस 25,200 दैट इज 14,800, और टोटल हो गया 180 प्लस 14,800। हमारे पास कितना गुड्स जला है ये निकल के आ जाएगा। हमें ये फाइंड करना था, हमें क्या निकालना था, ये गुड्स निकालना था। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में अगर लॉस ऑफ प्रॉफिट का हुआ तो, सॉरी लॉस ऑफ स्टॉक का हुआ तो, कि आपने कितना स्टॉक आपका डैमेज हुआ है। तो दो टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे आपके। फिर सर क्या इसमें और एडजस्टमेंट हो सकते हैं? हाँ, एडजस्टमेंट के बारे में हम और चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन से एडजस्टमेंट आपको दिए हो सकते हैं, तो वो एडजस्टमेंट आपको और करने हैं, और फिर क्वेश्चन आपका बहुत स्मूथ हो जाएगा, क्वेश्चन में कोई डाउट ही नहीं रहेगा। कौन कौन से एडजस्टमेंट हो सकते हैं वो एडजस्टमेंट मैं बता देता हूं आपको। एडजस्टमेंट कौन कौन से हो सकते हैं वो देख लो एक बार। एडजस्टमेंट्स, पहला इसको बोलते हैं हम अदर यूजेस ऑफ गुड्स। बेटा अदर यूजेस ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास के अंदर कि भैया कोई भी गुड्स है उसका यूज होना चाहिए। गुड्स का मतलब ही आपको बताया हुआ है कि गुड्स का मतलब है आपने खरीदा है उसे बेचने के लिए, अगर उसके अलावा उसका कहीं पे भी उपयोग करते हो तो वो परचेजेस में से माइनस होगा। तो जब भी अदर यूजेस ऑफ गुड्स क्या क्या हो सकता है, दैट इज क्या क्या हो सकता है, चैरिटी, ड्राइंग्स, ठीक है, और भी एन नंबर ऑफ थिंग्स हो सकती है। तो इसको क्या करना है, ट्रीटमेंट क्या करना है इसका, आपको ट्रीटमेंट करना है इसका, जो भी आपके परचेजेज हैं उसमें से क्या कर देना है, इसको लिख देते हैं, परचेजेस में से लेस कर देना है। मतलब अगर आपका चैरिटी है या ड्राइंग्स है तो उसको परचेजेस में से क्या करेंगे आप, लेस कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। कोई भी आइटम दिया हुआ है जिसका अदर यूज ऑफ गुड्स है, लाइक ऐसा ही दिया होगा, चैरिटी दे दी, फ्री सैंपल दे दिया, ड्राइंग्स दे दिया, तो उसको परचेजेस में से माइनस कर देता है ट्रेडिंग अकाउंट में जिस भी ईयर में दिया हुआ है। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा सर, दूसरा पॉइंट क्या होगा अदर यूजेस ऑफ गुड्स के अलावा, हमने कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दिया होगा, लाइक वेजेस, वेजेस दिया होगा, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और आपको क्या दिया होगा कि कोई मशीन या कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको रेवेन्यू मान लिया, मतलब आपने कोई मशीन खरीदी थी उसके ऊपर वेजेस पे किया, तो वो खर्चा आपका वेजेस में नहीं आएगा, वो कहां जाएगा, मशीन की कॉस्ट में जाएगा। तो उसको क्या करना है आपको, वेजेस में से उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को माइनस करना है, वो कहां चल जाएगा, मशीन की कॉस्ट में चला जाएगा। एक एडजस्टमेंट ये होगा आपको, ठीक है। और तीसरा एडजस्टमेंट क्या हो सकता है वो देख लो, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ये एक आप ट्रीटमेंट हो सकता है कि आपने कोई गुड्स को बेचा है सेल और अप्रूवल बेसिस पे, तो इसका ट्रीटमेंट भी आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है। सर कैसे देंगे ट्रीटमेंट, इसको ये देखना है हमें। बहुत सिंपल सा यार, अगर आपने गुड्स सेल किया है रिटर्न और अप्रूवल बेसिस पे और वो आपके पास वापस नहीं आया है, ऐसा होगा, गुड सेल किया है आपने रिटर्न और अप्रूवल बेसिस पे और वो आपके पास नहीं आया है, तो उस केस में क्या होगा सर, उस केस में बहुत सिंपल सा है कि हम क्या करेंगे जितना सेल्स, मतलब जितनी सेल वैल्यू है, ध्यान रखना दो चीजों में से माइनस होगा, वो दो चीजों में से माइनस होगा, मैं लिख के बता देता हूं आपको। आप क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, तो जितना अप्रूव नहीं हुआ है या रिटर्न नहीं आया है तो आप क्या करोगे, एक तो
सेल्स में से माइनस कर दोगे, जैसे बाय सेल्स है, उस सेल्स में से माइनस कर दोगे कौन सा, गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस वाला, ठीक है, तो आपकी ये सेल्स आ जाएगी। दूसरा क्या होगा, जो इसकी कॉस्टिंग होगी उसे क्या करोगे आप, लिख दोगे बाय स्टॉक विद कस्टमर। ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक चीज बताओ, क्या मुझे इस पॉइंट को समझाना है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेटा गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस वाला पॉइंट आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन में, तो ये आपको एक बार समझाना है कि ये क्यों देते हैं, मतलब ऐसा क्यों करते हैं हम, एक बार समझ लेते हैं फिर हम लोग आगे जाएंगे। देखो क्या होता है, ध्यान से समझना बेटा, हमारा ये ईयर है और ये 31 मार्च है, इसके आसपास हम गुड्स को बेचते हैं अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे, इसके आसपास हम गुड्स को बेचते हैं अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे। सपोज हमने यहां बेचा 27 मार्च को, 27 मार्च को हमने गुड्स को बेचा है सेल और अप्रूवल बेसिस पे कि भैया आपको पसंद आ जाए तो रख लेना, नहीं तो वापस दे देना। अब ना तो उस गुड्स के ऊपर देखो, आपने जब बेचा होगा तो क्या एंट्री की होगी, हमने सपोज एक्स को बेचा है तो हमने लिखा होगा एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल, है ना, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सपोज हमने 50,000 रुपए का गुड्स बेचा होगा, यहाँ पे हमने एक्स को बेचा है, ई एक्स लिखा है, मैंने एक्स नहीं लिखा, ई एक्स लिखा है, जिसको भी जिसकी याद आए उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, मैंने लिखा एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 50,000 रुपए का गुड्स हमने बेचा था। 31 मार्च तक अभी तक उसने कोई अप्रूवल नहीं दी। अब सर अगर अप्रूवल नहीं दी है तो वो तो सेल हुई नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो इस एंट्री को रिवर्स करो, मतलब सेल्स में से क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। पहले आपने इसको सेल कंसीडर कर ली तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में चली गई तो इसकी क्या करोगे आप, रिवर्स एंट्री करोगे, रिवर्स एंट्री करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, कितना, 50,000 रुपए से आप ये काम कर लोगे, ठीक है। अब आपने यहां पे तो क्या कर दिया, सेल्स में से तो माइनस कर दिया, लेकिन आपने स्टॉक काउंट किया होगा, क्या आपके स्टॉक में वो शामिल होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि गुड्स आपके पास है या कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, गुड्स तो कस्टमर के पास है, तो हमारे स्टॉक में भी उसको शामिल करना पड़ेगा। सपोज इसकी कॉस्ट 40,000 रुपए थी, इसकी कॉस्ट कितनी थी, 40,000 रुपए थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली एंट्री तो ये करनी पड़ेगी और दूसरी एंट्री और पास करनी पड़ेगी, वो क्या होगी, वो होगी स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो सपोज कॉस्ट 40,000 है तो हम 40,000 लिख देंगे यहाँ पे, हमें 40,000 से, तो इन दोनों का इंपैक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे जाएगा, इन दोनों का ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, जो भी आपने अप्रूवल बेसिस पे सेल्स की है उसको माइनस कर दो और स्टॉक विद कस्टमर है उसको भी ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दो। तो ये एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। मैंने ओवरऑल पूरा की पूरा आपको बता दिया है कि कैसे हम क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करेंगे। इसके अलावा एकाध कोई एडजस्टमेंट आपको दे दे तो दे दे, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं देगा। हाँ, मैंने एक तरीके से आपको आज भी कौन सा चैप्टर पढ़ाया है सर, आज भी मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वाला चैप्टर ही पढ़ाया है। रीजन क्या है, क्योंकि आग लगने से जो जला है वो इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री कितनी जली है वो हमें निकालना है। अब सर सिर्फ यही आएगा क्या, नहीं बेटा, ये आपका बेसिक पार्ट होगा या मेजर पार्ट होगा, 90% पार्ट होगा जो क्वेश्चन में आपको करना है। फिर इंश्योरेंस क्लेम कितना है, 10%, 10%, 10% भी नहीं है, मतलब ये निकल गया आपका काम हो गया मेरे भाई, ये निकल गया आपका काम हो गया। सर ऐसा क्यों, देखो आपके पास आ गया स्टॉक डैमेज बाय लॉस। अब एक और चीज आती है, स्टॉक कितना हुआ, डैमेज हुआ वो तो आ गया सपोज हमारे, सॉरी स्टॉक डैमेज बाय लॉस नहीं आया, ये आएगा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, कि स्टॉक कितना था जिस दिन आग लगी। तो स्टॉक डैमेज कैसे निकलेगा, वो निकलेगा, देखो आपके यहाँ पे आग लगी, मतलब आपके यहाँ पे नहीं रहे, गोडाउन में आग लगी, गोडाउन में आग लगी, उस गोडाउन में आग लगने से जितना स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, क्या कुछ स्टॉक बच भी सकता है, क्या साल्वेज वैल्यू हो सकती है क्या, हाँ सर हो तो सकती है भाई, गोडाउन में आग लगी तो ऐसा तो है ही नहीं कि सब कुछ राख हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा, कुछ स्टॉक हमारे पास बच सकता है, उसे बोलते हैं साल्वेज वैल्यू। तो स्टॉक डैमेज बाय लॉस कैसे निकलेगा, पहला पॉइंट अब मैं बता रहा हूं इस चैप्टर का, दैट इज आपको पहला क्या निकालना है, स्टॉक डैमेज बाय फायर। तो ये कैसे निकलेगा,
पहला, यहां पे एक स्टेटमेंट बना लेंगे हम, यहां लिखोगे स्टॉक आज ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल था, या कितना उतना स्टॉक आपके पास था, ये आ गया। इसमें से माइनस कर दो जितना आपने बुझा दिया है, मतलब बच गया है आपके पास, इसको बोलते हैं हम लोग साल्वेज वैल्यू, साल्वेज वैल्यू। और ये आ जाएगा आपका स्टॉक डैमेज ड्यू टू फायर, आग लगने से कितना स्टॉक आपका डैमेज हुआ है। आपको ये स्टेटमेंट बनाना है। सर फिर हम इतना सारा 1 घंटे से क्या पढ़ रहे हैं? हम बेटा 1 घंटे से ये पढ़ रहे हैं कि हमें यहां कैसे पहुंचना है। खेल सिर्फ इसका है, जितनी भी आगे हमने रामायण महाभारत करी है ना, वो सब की सब है स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर कैसे कैलकुलेट होगा। और उसके लिए आपको स्टॉक की कैलकुलेशन या ट्रेडिंग अकाउंट का बहुत अच्छे से आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलवेज वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, तो इसके बारे में लिख देता हूं कि ये हमें गिवन इन क्वेश्चन है, और ये हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ये हमें कैलकुलेट करनी है, ये हमें बच्चों कैलकुलेट करनी है। और जितनी रामायण महाभारत हुई है वो इसी के ऊपर हुई है कि भैया कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था। अब बताओ आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई क्या? बताओ बच्चों। बेटा लॉस ऑफ स्टॉक के कॉन्सेप्ट सारे हो गए हमारे, क्वेश्चन करने लॉस ऑफ स्टॉक में कुछ बचा ही नहीं है, कॉन्सेप्ट मैंने सारे बता दिए आपको। अब तो ये बताओ कि यहां तक समझ में आ गया क्या आपको? चैट पे बता दो बेटा। गिवन इन क्वेश्चन है ये, गिवन इन। यहां तक क्लियर हो गया क्या भाई? चलो आगे बात करते हैं। अब हमें इसमें कैसे इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। आपको पहले देखना पड़ेगा स्टॉक डैमेज बाय फायर आपके पास आ गया। दूसरा दूसरा पॉइंट जो होगा इसमें वो क्या होगा वो देख लो। दूसरा पॉइंट होगा इंश्योरेंस क्लेम। बस 2 पॉइंट है, उसके लिए हमें इतना कुछ करना पड़ेगा। इंश्योरेंस क्लेम कितना मिलेगा और स्टॉक डैमेज बाय फायर कितना है, ये दोनों चीजें आ गई, काम हो जाएगा। अब और भी पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, क्या क्या हैं। जैसे बच्चों आपको दिया होता है कि इसमें एवरेज क्लोज कितना आएगा, एवरेज क्लोज क्या होता है, या फिर इंश्योरेंस क्लेम कितना मिलेगा, इसके ऊपर कुछ टर्मिनोलॉजी है वो हमें सीखनी है। वो टर्मिनोलॉजी आ जाएगी तो फिर हमारे डायरेक्टली क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। अब देखो होता क्या है कि आपने स्टॉक रख रखा है सपोज 5 लाख रुपए का, और इंश्योरेंस करा रखा है 4 लाख रुपए का, तो वहां दिक्कत होगी। आपने सपोज स्टॉक रख रखा है 5 लाख का, इंश्योरेंस करा रखा है 6 लाख का, तो फिर वहां दिक्कत नहीं होगी इंश्योरेंस कंपनी को। क्यों सर? देखो आप एक चीज बताना, इंश्योरेंस जो प्रीमियम होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो किस बेसिस पे लगता है? वैल्यू बेस्ड होता है या फिर एवं कुछ भी कैलकुलेट करके दे देते हैं? हमेशा वैल्यू बेस्ड होगा कि हमने कोई कार का इंश्योरेंस कराया तो अगर मारुति 800 का करा रहे तो बहुत नॉमिनल होगा, अगर जगुआर का करा रहे तो बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो इंश्योर्ड वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। तो इसी तरीके से इंश्योरेंस में हमें देखना है कि इंश्योरेंस क्लेम जो हम कर रहे हैं उसमें स्टॉक कितना रखा हुआ है और हमने इंश्योरेंस कितने का करवा रखा है। ये दोनों पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम इंश्योरेंस को लॉक करेंगे और किस तरीके से हमारा इंश्योरेंस होने वाला है। अभी तक जो पढ़ाया है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड भी था और इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड भी था, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम में लॉस ऑफ स्टॉक में आपको यह तय करना है कि आपका स्टॉक का कितना लॉस हुआ है। आज इतना ही करेंगे, बाकी की चर्चा करेंगे कल। एक बार जो भी पढ़ा है देख लेना ठीक से, आपके पास बुक्स होंगी, एक बार ठीक से देख लेना।
दिक्कत आएगी तो कल देख लेंगे। कल इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। देन फिर हम करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर बच्चों।